हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल डिबेट हुई है बिटवीन जावेद अख्तर साहब एंड द मौलवी साहब। लल्लन टॉप प्लेटफॉर्म पे ये डिबेट हुई है जिसका टाइटल था डस गॉड एग्जिस्ट। मौलवी साहब ने काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर दिए हैं, जो कि एक टॉपिक होता है फिलोसफी के अंदर, प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। उसके अंदर सेंट एक्यूनास के आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने दिए हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटीजेंसी, उन्होंने उसके अंदर दिया था। और वो कंटीजेंसी बहुत ही एक तरह से डिबेट की टॉपिक के अंदर आ गया, राइट? बिकॉज कंटेंजेंसी वर्ड जो था ये जावेद अख्तर साहब को समझ में नहीं आ रहा था डिबेट के अंदर, है ना। और वो बड़े परेशान हो रहे थे। वो बोल रहे थे भाई साहब पहले आप ये बताएं मुझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंटेंजेंसी, ठीक है। और उन्होंने कम से कम 3 बार उनको समझाने की कोशिश करी मौलवी साहब ने। आपने कहा कि आपने साबित ही नहीं किया, जबकि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी बुनियादी आर्ग्यूमेंट है। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या कॉन्टिजेंसी? देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूं, राइट। बट आप यहाँ पर देखिए मौलवी साहब की भी कुछ गलती थी। 2 आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटेंजेंसी और आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द कॉजेशन, दोनों को वो कहीं ना कहीं मिक्स कर रहे थे। इसलिए जावेद अख्तर साहब को वो आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा था, राइट। डिबेट बड़े ही कमाल की डिबेट थी। और दोनों ने ही, जैसे जावेद अख्तर साहब जो है उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ इविल नाम का एक टॉपिक होता है फिलोसफी के अंदर, वो लेकर आए। और ये जो लेकर आए थे वो आर्ग्यूमेंट्स प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, इन आर्ग्यूमेंट्स पे शायद पढ़कर आए थे, राइट। चलिए, तो हम अब इस डिबेट को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाते हैं। थोड़ा हम आपको समझाते हैं कि जिस वर्ड के पीछे, कंटिजेंसी वर्ड के लिए जावेद अख्तर साहब बड़े ही परेशान थे, इसका मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, भगवान को प्रूव करने का एक तरीका है, दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द सेंट एक्यूनास, एक क्रिश्चियन फिलोसोफर है। और उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटिजेंसी नाम से एक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के आर्ग्यूमेंट दिए थे। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी क्या कहती है कि संसार के अंदर जो भी है, राइट, आप हैं, मैं हूँ, राइट, प्लांट है, एनिमल्स हैं, ये सारे इस संसार के अंदर आते हैं और जाते हैं, राइट। ये सारे कंटिजेंट हैं, मतलब ये सारे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और जो भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होता है, मतलब वो इस संसार के अंदर बचता नहीं है, वो इस संसार के अंदर नष्ट हो जाता है, राइट। अब सभी, हम कुछ भी देखें, हम पूरे वर्ल्ड के पूरे, अगर हम अपने इस संसार के अंदर देखें, सभी चीज कंटिजेंट है। तो फिर ये संसार अभी तक टिका हुआ कैसे है? इसका मतलब एक ऐसा बीइंग होगा जो कि नॉन कंटिजेंट है, जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, प्लस वो हम सारी एग्जिस्टेंस को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज ए क्रिएटर गॉड। आर्ग्यूमेंट नंबर 1। तो ये आर्ग्यूमेंट इनको समझ में नहीं आ रहा था जावेद अख्तर साहब को, और वो पूछ रहे थे कि भाई कंटिजेंसी का मतलब क्या है। अब ये आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको बिल्कुल पढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक्यूनास स्टेट्स दैट इफ एवरीथिंग वर कंटिजेंट, अगर सब कुछ ही कंटिजेंट हो जाएगा तो देन देयर हैव बीन अ टाइम व्हेन नथिंग एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड। तो ये खत्म हो जाना चाहिए। वर्ल्ड इतना एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? अभी तक ये वर्ल्ड है कैसे, टिका हुआ कैसे, राइट? बिकॉज कंटिजेंट बीइंग डू नॉट एग्जिस्ट इटर्नली, हियर द वर्ल्ड एग्जिस्ट, फिर भी वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लॉजिकल मीनिंग यही होता है कि इसका मतलब ये है, therefore all beings can be contingent, there must be at least one being whose existence is necessary and that being that depends on nothing else for its being, that is एक ऐसा नॉन कंटिजेंट बीइंग होना चाहिए जिसकी एग्जिस्टेंस किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तभी ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज तो हम सभी अगर नश्वर है तो ये वर्ल्ड को भी खत्म हो जाना चाहिए था। तो ये आर्ग्यूमेंट था, सिंपल आर्ग्यूमेंट, जिसके अंदर उस नेसेसरी बीइंग जो नॉन कंटिजेंट बीइंग है, दैट इज नथिंग बट द। इसके ऊपर अगर मैं जावेद अख्तर साहब की जगह होता तो मैं उनको अपोज करते हुए कुछ आर्ग्यूमेंट्स देता, ठीक है। जो कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा नेसेसरी बीइंग है भी जो कि क्या है, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है और जो कि नॉन कंटिजेंट है, तो जरूरी है वो गॉड ही होगा। पॉइंट नंबर 1। बहुत सारी फिलोसफीज ऐसी हैं, जैसे सांख्य फिलोसफी है। सांख्य फिलोसफी ने प्रकृति को एक तरह से क्रिएटर माना है, गॉड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज आर्टिस्टिक थॉट। जरूरी है वो गॉड ही होगा? भाई कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा बीइंग जो कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और चीज पे डिपेंडेंट ना हो, राइट, दैट कैन बी एनीवन। हो सकता है कोई सुपरमैन हो सकता है कोई एलियन हो। पॉइंट नंबर 1 जो जावेद अख्तर साहब को कहना चाहिए था। और पॉइंट नंबर 2 उनको ऐसा कहना चाहिए था कि भाई संसार के अंदर जो भी बना है वो अगर कंटिजेंट है तो ऐसे कंटिजेंट चीज को बनाने वाला भी कंटिजेंट होगा। ये भी आर्ग्यूमेंट, संसार के अंदर जब सब चीज का कॉज है तो उस कॉज का
जो कि संसार की सारी चीजें बना रहा है उसका भी कोई कॉज होगा, दैट कैन नॉट बी सेल्फ कॉज्ड। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देकर इस चीज को काटा जा सकता था। अब ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इसके अंदर देखे। अब यहाँ पर मुफ्ती साहब ने एक पॉइंट बोला है, राइट? क्या पॉइंट बोला है? इनफाइनाइट रिग्रेस, फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी एंडलेसली चलता रहा। फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस इस आर्गुमेंट में नहीं वर्क करता। फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कॉजुअल आर्गुमेंट में वर्क कर सकता है। अब कॉजुअल आर्गुमेंट से कैसे हम प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की तरफ जाएंगे? वैसे तो वो टर्म सही था, पर वो टर्म यूज होना चाहिए था आर्गुमेंट फ्रॉम द कॉजेशन। सेंट अक्यूनास ने एक और आर्गुमेंट दिया है, आर्गुमेंट फ्रॉम कॉजेशन, और उसके अंदर फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस टर्म को बहुत अच्छे से यूज करा जा सकता है। अब देखिए, आइए समझते हैं कॉजुअल आर्गुमेंट क्या होता है। देखिए, कॉजुअल आर्गुमेंट में ये है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन सम कॉज, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस संसार के अंदर हूं तो मेरा कॉज कौन है? मेरे पेरेंट्स, राइट? अब मेरे कॉज अगर हम देखें कि मान लीजिए ए का कॉज उसके पेरेंट्स हो गए, तो उनके पेरेंट्स का कॉज क्या है? अगर हम ऐसे बोले तो पेरेंट्स के कॉज ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स के कॉज कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स के कॉज ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, एंड सो ऑन। ऐसे तो ये चलता रहेगा। और हम क्या करेंगे? हम एक इनफाइनाइट रिग्रेस में चले जाएंगे। इससे अगर हमको बचना है, देखो, इससे बचना है तो हमें मतलब कोई एक ऐसा यहाँ पर बीइंग लाना पड़ेगा जो कि अपने आप में, जिसका खुद का कोई कॉज नहीं है, जो अपने आप में सेल्फ कॉज्ड है, राइट? और ये बीइंग जो होगा, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज गॉड। ऐसा इस थॉट के अंदर बोलते हैं। इस आर्गुमेंट में इस तरह का बोला जाता है कि भाई इस दोष को अगर रोकना है तो एक ऐसा बीइंग यहाँ पर होना चाहिए जो कि सेल्फ कॉज्ड है और अनकॉज्ड है, एंड दैट सेल्फ कॉज्ड और अनकॉज्ड इज गॉड। दैट इज नोन एज व्हाट? कि फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस यहाँ पर बच गई, और गॉड का प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी यहाँ पर हो गया। तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉजेशन के अंदर, क्योंकि फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस को हमको बचाना है, इसलिए हम ऐसा मानकर कर देते हैं कि लास्ट के अंदर एक ऐसा कोई अनकॉज सेल्फ कॉज बीइंग होगा, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज। तो ये इस आर्ग्यूमेंट के लिए फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस को यूज करना ठीक है। हाँ, कंटिजेंसी के आर्ग्यूमेंट में भी फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस को आप यूज कर सकते हैं, बट इसके अंदर ज्यादा बेटर वे के अंदर, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट और फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस, ये टर्म आपको समझ में आई होगी। और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के। सिर्फ यही आर्ग्यूमेंट नहीं है, पर उस 1.5 घंटे की डिबेट में सिर्फ इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कस, राइट? तो अगर आपको जानना है और क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मेरे को बताइए।